हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसमें जीके जीएस की सीरीज चल रही है, जो कि 5000 प्लस क्वेश्चन आपको वन लाइनर के थ्रू कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो जीके जीएस की सीरीज में आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। अभी तक जो जितनी भी क्लासेस जिन्होंने भी नहीं देखी है, वो लवली एकेडमी पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसमें जाके जितनी भी पहले की वीडियोस पड़ी हुई हैं उन सभी को जाके वॉच कर लीजिए। उसके बाद आज ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। आई होप कि जितनी भी क्लासेस उस पर पढ़ी हैं वो सभी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होंगी। तो हमारी आज की क्लास में 3751 से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होने वाला है। अभी तक हमारे 3750 क्वेश्चन हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हमारे में चैप्टर दिया गया है, उस सभी के हिसाब से जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे जो क्वेश्चन है वो कैसे कैसे आते हैं और किस प्रकार से हमें कवर करने हैं। तो हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा में जो सभ्यता चलती थी उस समय में उसे कांस्य युग की सभ्यता बोला जाता था, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता थी, उसे हड़प्पा की सभ्यता बोला जाता था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, यानी कि जो हड़प्पा वासी थे वो किस चीज का उत्पादन सबसे ज्यादा किया करते थे। तो कपास का उत्पादन करने में वो लोग अग्रणी माने जाते हैं या आगे माने जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो वो था कृषि। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। जो मोहनजोदड़ो शब्द है उसको सिंधी लैंग्वेज में उसका अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला बोला जाता है। जो मोहनजोदड़ो है उसे मृतकों का टीला के नाम से भी संबोधित किया जाता है। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। जो रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है वो किस समय में यानी किस स्थान पर प्राप्त हुई है। तो दैमाबाद में जो रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है वो दैमाबाद के अंदर प्राप्त हुई है। भारतीय शासन का जो प्रतीक है, ये शब्द है जिसको बोला जाता है सत्यमेव जयते। ये किससे लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। जो मुंडकोपनिषद है उससे हमारा जो सत्यमेव जयते है ये वर्ड लिया गया है। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करने वाला या ज्ञान देने वाला। वेदों को माना जाता है तो श्रुति माना जाता है। जो वेद होते हैं उन्हें एक प्रकार से श्रुति माना जाता है। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी, तो व्यावसायिक श्रम विभाजन करने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई। जिस व्यक्ति का जैसा वर्ण होता है वो जिस कार्य को करने के लिए, यानी जैसे जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं उन्हें हम हमेशा यज्ञ वगैरह करने के लिए, पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए उन लोगों को बनाया गया था। जो क्षत्रिय होते थे उन्हें युद्ध वगैरह करने के लिए बनाया जाता था। ये जो वर्ण है ये सभी चीजें वैदिक कालीन सभ्यता में मुख्य रूप से देखने के लिए मिले थे। और उसके बाद में जो वैश्य लोग होते हैं वो लोग बहुत अच्छे से व्यापार वगैरह कर लेते हैं। तो वैश्य की श्रेणी में जो लोग आते थे वो व्यापारिक जो कार्य करते थे, जो लोग व्यापार में ज्यादा ध्यान लगाते थे उन्हें वैश्यों की श्रेणी में रखा जाता था। और जो शूद्र होते थे वो एक प्रकार से वर्ण में जो लोग बड़े होते हैं उनकी सेवा करना, साफ सफाई करना, ये सारे काम शूद्रों को दिए जाते थे। वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, तो तांबे का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, तो सामवेद की जो संहिता है उसमें भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जाता है। जो सामवेद है उसे एक प्रकार से गाए जाने वाला वेद बोला जाता है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे, तो उसे बोलते थे, जो टैक्स लिया जाता था उसे बलि बोला जाता था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, तो दूध और इसके उत्पाद थे, वो वैदिक लोगों का प्रमुख भोजन माना जाता है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो व्यवसाय पर वर्ण व्यवस्था थी, वो व्यवसाय पर आधारित थी। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है। जुरैसिक काल में जो माना गया पूरी तरह से तैयार जो वृक्षीय फॉसिल है वो कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो ये अज्ञात मानी जाती है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीजें मिली हुई हैं उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है।
उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? तो पास बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है समीप, यानी निषद का अर्थ होता है यानी गुरु के समीप बैठकर जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं तो वो उपनिषद को बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात के अंदर है। आर्य जनजातियों का प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो सप्त सिंधु में थी। जो आर्य जनजातियां थी उनकी जो प्राचीनतम बस्ती थी वो सप्त सिंधु के अंदर थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि थी। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? तो पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के पात्रों के लिए कालीबंगा बहुत ज्यादा फेमस है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? तो जय संहिता है। वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो सामवेद में। जिस मनीषी यानी पंडित ने दक्षिण भारत का अर्गीकरण किया था वह कौन थे? अगस्त्य थे। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा है, जो कि इस समय में पाकिस्तान के अंदर है। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए? तो सबसे प्राचीन जो भारतीय सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सप्त सिंधु की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ पर त्यागे थे? तो कुशीनगर में। अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध से प्रेरित है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को माना जाता है। तमिल भाषा के शिल्प पदिकराम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। इसकी विशेषता किसमें देखी जाती है? तो बौद्ध धर्म में देखी जाती है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। मानव के दुखों का अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो अष्टांगिक जो मार्ग हैं उनके पथ का जो प्रतिपादन किया गया है वो गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया है। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? जो गौतम बुद्ध थे उनका जो गणराज्य था वो कौन सा था? तो वो थे शाक्य, यानी शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो जन्म से है। बौद्ध धर्म में ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? तो स्त्रीय तथा शूद्र वर्ण थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। जो बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ? बोध गया में, यानी बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बोध गया के अंदर हुई थी। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त से। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध के जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में दिए गए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो लुम्बिनी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। उसके बाद है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस डियर पार्क में दिया? तो सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे? अरस्तु थे। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे? उन्हें बोला जाता है चैत्य। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? तो सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित हैं? तो जो जातक की कथाएं हैं उनमें बुद्ध और पूर्व जन्म की कहानियां संकलित हैं। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बिंबिसार था। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह के अंदर आयोजित की गई थी। मिलिंद पन्नो क्या है? तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते थे? तो त्रिरत्न कहलाते थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो उनका नाम था जामिल। उसके बाद है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो पद्म संभव थे। वर्धमान महावीर को और किस नाम से जाना जाता है? तो जैन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य के रुमिनदेई स्तंभ में जो बौद्ध का जन्म स्थान है उसके बारे में अंकित किया गया है। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई? तो 4। न्याय सूत्र किसके द्वारा लिखी गई? तो महर्षि गौतम के द्वारा न्याय सूत्र थी, उसकी रचना महर्षि गौतम के द्वारा की गई थी। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? तो धार्मिक उत्तेजना का काल कहलाता था। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी
तक्षशिला थी, तो कुरु की राजधानी तक्षशिला में थी। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय है, ये एक ऐसा ग्रंथ है जो 16 जनपदों का उल्लेख करता है। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ? जो बौद्ध धर्म था वो दो शाखाओं में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। इन दोनों शाखाओं में ये जब डिवाइड हुआ था उस समय किसका शासन था? तो कनिष्क का शासन चल रहा था। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो मृत्यु से संबंधित है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कणाद थे। उसके बाद है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो पाली भाषा में लिखे गए। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो पाटलिपुत्र के अंदर बुलाई थी। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शनी भी था? तो मौर्य का राजा जो अशोक था, मौर्य सम्राट अशोक था, उसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। उसके बाद है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक की जो प्रशासनिक नीति थी, कलिंग युद्ध के बाद इनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया, बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया गया था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो मागधी का प्रयोग किया है, जिसे मगधी लैंग्वेज बोला जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में है? तो सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में है तक्षशिला विश्वविद्यालय। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो तक्षशिला से संबंधित थे। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 261 वीसी पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया। शिलालेखों में किस राजा को देवनाम्पिया प्रियदर्शनी यानी यह देवताओं का प्रिय बोला गया है? तो अशोक। उसके बाद है जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदमन से। किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं का उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया? तो सातवाहन वंश के दौरान शुरू किया गया। सातवाहन अपने सिक्कों को मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? तो लीड से बनाते थे, यानी जो लेड होता है, जो शीशा होता है, उससे बनाते थे। जो सातवाहन वंश के जो सिक्के थे वो शीशे के बने हुए होते थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला शासक कौन था? तो वो थे भारतीय और यूनानी, यानी जो भारतीय हैं और यूनानी थे, इन लोगों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो ये शैली है गांधार शैली। मौर्य वंश के बाद किसने मगध पर शासन किया? तो शुंग वंश ने किया। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए थे। वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? तो पार्थियन के शासनकाल के दौरान आए थे। उसके बाद है यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो गांधार में। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ। पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो थे अशोक। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो कनिष्क के। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो शक काल पर आधारित है। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वो था कनिष्क। किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? कनिष्क के दरबार में। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया जो राजदूत था उसका क्या नाम था? तो मेगास्थनीज था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर बैठा था? 78 ईस्वी में। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? जेम्स प्रिंसिप ने। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तमिलनाडु से। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? तो मुसिर था। राजा खारवेल किसके शांतम शासक थे? तो कलंग। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो शुंग वंश ने। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? कुषाण काल के। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क।
प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उदयपुर। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकी। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए थे। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? अशोक ने। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंद और यूनानी कलाओं का संयोजन है। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। उसके बाद है अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया, यानी अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो पांड्य थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में। अशोक किस राजवंश के राजा थे? मौर्य वंश के। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधार। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की? तो धम्म योगी की नियुक्ति की थी। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किसके शासनकाल में दरबार आया था? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। भारतीय जो नेपोलियन की उपाधि थी वो किसको दी गई? तो वो दी गई। उसके बाद है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया वो कौन सा है? वो था नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद है पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। आयुर्वेद का वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? धन्वंतरी को। आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश के साथ। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुणों द्वारा। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? समुद्रगुप्त की। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा क्या थी? तो वो थी प्राकृत। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? वो थे आर्यभट्ट। गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। गुप्त काल में किस धातु का सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? यानी जो गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे वो किस धातु के बने हुए थे? तो सोने के बने हुए थे। किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो गुप्त काल के जो सिक्के थे। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुमारगुप्त के द्वारा। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? प्रयाग के अंदर किया करते थे। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट ने। अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य से हुआ? तमिलनाडु से। चीनी यात्री मूंगयान भारत कब आया था? तो 518 ईस्वी आया था। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। गुप्त काल के दौरान कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया? तो जो रुपया था उसे चांदी में जारी किया गया। रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने एक ऐहोल प्रशस्ति की रचना की वो किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का। कौन से शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? मेहरौली शिलालेख। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो गुप्त काल के दौरान। द्वितीय षड्यंत्र साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो धलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। प्राचीन भारत की प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तक्षशिला। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया? चालुक्यों ने। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? तो दक्षिण में। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो पाल युग से संबंधित थे। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने।
भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो जो अरबी लोग थे उन लोगों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की? राजा भोज ने। मूलते चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर किस स्थान पर है? एलोरा में है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? पल्लवों के। किन शासकों ने राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? राष्ट्रकूटों के समय में। राष्ट्रकूट साम्राज्य के प्रवर्तक कौन थे? दंडी दुर्ग। पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था? कांची। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? पल्लवों ने। पल्लवों के एकस्मीय रथ मिलने का क्या स्थान है? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों के। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। अलवरूनी भारत में किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया? तो राष्ट्रकूट के संरक्षण में किया गया। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के क्षेत्र को खोल दिया, यानी उसे ओपन कर दिया उसके लिए कि अब वो उसने जीत लिया है। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो बघेल भीम ने। किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किन के शिलालेखों में उल्लेख मिलता है? तो उत्तरा मेरूर के। सिंधों पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो बादामी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया? महेंद्र बर्मन फर्स्ट के समय में। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है? तो 3:2 होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस यूनान से 1896 से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? 1980 मॉस्को में। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर है। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? 1905 में। कौन तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध कवि था जिसने महिलाओं की मुक्ति का कारण बना? सुब्रमण्यम भारती था। किसने गद्यकूट में अपने अधिकांश उपदेश दिए? गौतम बुद्ध ने। चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजयालय चोल के द्वारा। किस वर्ष में पुदुचेरी के डच के द्वारा कब्जा कर लिया गया? तो पुदुचेरी पर जो डचों ने कब्जा किया था 1693 ईस्वी में। किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया? 1966 से। 1820 में थॉमस मुनरो ने किस भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की? रैयतवाड़ी। किस भारतीय राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया और इसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा? शेरशाह सूरी ने। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? तो 1928। गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। उसके बाद है किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया? 2009 में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? साहस और बलिदान का।
भारत का सबसे छोटा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? 1500 वर्ग किलोमीटर लगभग है। श्रीलंका को भारत से पृथक कर दिया मन्नार की खाड़ी है जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील दूरी तक है? तो 12 मील तक। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन कहलाता है। मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से जुड़ी हुई है? भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में खींची गई है। ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। तो जीके जीएस की सीरीज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।